लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे बीच ऐसे ही एक लीडर है जिन्होंने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, विश्व को सस्टेनेबिलिटी की राह पर ले जाने का। और उसके लिए रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का उन्होंने डट कर सामना भी किया है। तो चलिए आमंत्रित करते हैं जमीन से जुड़े हुए लीडर, यंगेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम देखते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले हमने खेती की शुरुआत की। उसके बाद में आज अगर हम देखते हैं तो लगभग 700-800 करोड़ जो हम ह्यूमन है, वो सिर्फ 12 गिने चुने अनाज है जो हमें अच्छे लगते हैं और जिसके ऊपर हम पूरे ये 700-800 करोड़ जो लोग हैं वो अपनी चाह उनकी वही है और हम वही खाते हैं। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि जब हमारे पास में आज 3.5 लाख से ऐसी प्रजाति है जो हमें पता है, और 30,000 ऐसे हैं जो कि खाने लायक है। लेकिन ये सेम अनाज उगाने से और वही खाने से जो हमारी धरती है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम एक ही कुछ अनार खाते थे तो उस अनार में उतने पोषक द्रव्य थे जितने हमें दिखते हैं। लेकिन आज ऐसा है कि भले ही एक टुकड़े में एक अनार के अलावा हम 10 अनार उगा सकते हैं, लेकिन जो पोषक है वो 10 अनार खाने के बाद में ही हमें मिलेगा जो एक अनार में पहले मिलता था। ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि एक ही जब हम क्रॉप लेते हैं तो उसके वजह से जो धरती माता है उसके पोषक द्रव्य कम होते जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम खाना उगाते थे तो ये अनाज के साथ में भी एक जो पर्टिकुलर स्पेसीज है जिसको मराठी में हम तृण धान्य बोल सकते हैं, जिसको मोटा अनाज ऐसे हिंदी में बोलते हैं, और मिलेट्स। मिलेट्स एक ऐसी चीज है जो कम से कम पानी लेती है, कम से कम एरिया लेती है, लेकिन इसमें इतने पोषक द्रव्य होते हैं जो कि बाकी अनाज में नहीं मिलते, और पहले ऐसे ही होता था। इसीलिए इंटरनेशनल मतलब यूनाइटेड नेशंस ने 2023 एज एन इंटरनेशनल मिलेट ईयर ये भी डिक्लेयर किया, और उसके रिलेटेड सभी जो चीजें हैं वो पूरे देश ने शुरुआत की। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसी है, इन सभी इंटरनेशनल जो चीजें हैं उससे अलग एमपी में एक जो छोटा सा गांव है सिलपिड़ी, उसमें रहने वाली बैगा आदिवासी जमात में से एक लड़की जिसका नाम है लहरी बाई। सो लहरी बाई जो है, अगर हम देखते हैं तो ये इनको द मिलेट वुमन ऑफ इंडिया ऐसे बोला जाता है, और ये अभी हमारी मिलेट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इनको खिताब दिया गया है। इस तरीके से आज वो 27 साल की है सिर्फ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ 1-2 साल उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, तो ऐसा नहीं है। जब से वो 15 साल की थी तब से उन्होंने इस मिलेट पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों? तो उसका रीजन ये है, उन्होंने अपने दादी जी को देखा कि उनकी तबीयत वो सभी अच्छे तरीके से रहते थे और वो बहुत साल जिंदा रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि आज आजू बाजू जब भी हम देखते हैं तो उतने पोषक द्रव्य उनको नहीं मिलते। जब उन्होंने अपने दादी जी से पूछा तो उन्होंने बोला हम जो खाते थे वो आज आप नहीं खा रहे हो। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब वो खाते थे यानी मिलेट्स, वो जब बाजार में भी ढूंढने गई तो उनको नहीं मिला। लेकिन आजू बाजू जितने भी किसान थे जो थोड़ा बहुत इसको उगा रहे थे, इन्होंने वहां पे गए, वहां पे वो बीज उनसे लिया, वो बीज लगाने के बाद में खुद उसकी खेती की, फिर से वो उसका अनाज लिया और वो किसानों में फ्री में बांट दिया। इतना ही नहीं, आज वो 2 रूम की छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, जिसमें से एक रूम में वो अपना खाना अपने बुजुर्ग माता पिता जी के साथ वो उधर रहती है, और दूसरी जो झोपड़ी की रूम है जो आपको ये दिख रही है, वहां पे उन्होंने 150 से भी ज्यादा एक्सटेंड यानी जो पूरे जमीन में से अपने निकल गई है ऐसी बीज उन्होंने वहां पे संवर्धन किया है, उसको कंजर्व किया है, और वो किसानों को या जो भी कोई आए उनको वो उनके बारे में पढ़ाती है। और उनका स्टोरेज भी जैसा आप देख रहे हो कि सिंपल जैसे मिट्टी की एक कोठी उन्होंने बनाया, और वो कोठी में उन्होंने सभी जो मिलेट्स है उसका कंजर्वेशन किया। जब वो ये काम कर रही थी तो वहां के जो कलेक्टर साहब है उनको इस काम के बारे में पता चला, और उन्होंने इसका जो नाम है एज इन आईसीआर, जो हमारी काउंसिल ऑफ रिसर्च रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए,
वहां से उनको इन्होंने 10 लाख का स्कॉलरशिप भी लेके दिया। और इतना ही नहीं, अभी जो स्कॉलर स्टूडेंट्स है उनको ये समझाएगी कि ये जो डिफरेंट प्रकार के तृणधान्य है, जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, उनके बारे में हम कैसे उनको संवर्धन कर सकते हैं और कैसे हम जमीन को फिर से इनका एक तरीका दिखा सकते हैं जिसके वजह से बाकी हमारे पूरे समाज में उसको फिर से यूटिलाइज करना शुरू हो। रिसेंटली जो G20 परिषद हुआ, उसमें उन्होंने हमारे भारत देश के जो मिलेट्स है उसको रिप्रेजेंट किया। और एज इन वो अभी भी हमारे मिलेट एम्बेसडर ऑफ इंडिया थी। इनको जब पूछा गया कि क्या है इस कहानी के पीछे रीजन और आपके लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि मेरे सामने बहुत सारी उम्र में काम शुरू किया तो लोग मुझ पे हंसने लगे कि ये आप क्या कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है। लेकिन मेरा ध्यान मेरा पूरे लक्ष्य पे था। मुझे जो लक्ष्य हासिल करना था उसी के ऊपर मैंने हमेशा फोकस किया। आज हमारे सामने एक ऐसे ही हमारे बीच में एक ऐसे इंसान है, भले उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है, एमसीएल को नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बनाना। भले उनके पास में कितने भी खिताब हो एज ए डॉक्टर कलेक्टर, लेकिन उनको एक ही खिताब है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, वो हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां और ढेर सारी समृद्धि लेके आए। आपकी जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी विशेष है खुशियां, वो सब इसमें पूरी हो जाए। और जैसे कोई भी साल खत्म होने को आता है तब हम सिंहावलोकन करते हैं, रिकैप करते हैं, वैसे ही जब भी कोई साल शुरू होने को होता है तब हम उस नए साल के लिए प्लानिंग करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, कुछ टारगेट रखते हैं। और ये टारगेट से संकल्प निजी जीवन के लिए भी होते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे समाज के लिए भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी इस फैमिली का संकल्प सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों एमसीएल का संकल्प क्या है 2024 के लिए? इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, वो संस्था किसी भी साल के लिए कौन सा संकल्प करेगी तो ये तय करती है कि उस संस्था का विजन क्या है, मिशन क्या है, कौन से उद्देश्य के साथ ये संस्था तैयार हुई है। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारा संकल्प, हमारी प्लानिंग साल के लिए क्या हो सकती है। और दोस्तों हमारा जो संकल्प है, हमारा जो मिशन है, वो मिशन डे 1 से एक ही है, वो है सस्टेनेबिलिटी। हम सिर्फ एक ही ध्येय के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए काम करें कि हमको इस दुनिया को फिर से शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। करोड़ों साल से जैसे दुनिया चल रही थी वैसे ही आने वाले हजारों लाखों करोड़ों साल ऐसे ही चलती रहे। और ये दुनिया जो डेवलप हो रही है, जो विकसित हो रही है, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम बनाएंगे ना। वो चीजों की निर्मित हम करें, जो चीजें हमारी जो जरूरतें हैं वो उसको पूरा करें और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखें। ये इस एक लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की है। इस लक्ष्य के साथ हमने इस कंपनी, इस संस्था की स्थापना की है और इसी लक्ष्य के डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो फिर इस लक्ष्य की दिशा में इस साल का हमारा संकल्प क्या है? तो हमारा संकल्प बहुत सिंपल है। वो है हमें अपने सभी जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट हमने डिक्लेयर किए हैं, जो भी शेड्यूल किए हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। दोस्तों अभी तक हम 3 अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं बायोफ्यूल में, जैव ईंधन में, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग फूड उसमें और सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट में। अभी इस तीनों चीजों में जो जो प्रोजेक्ट हमने संकल्प किया है, हमने शेड्यूल किया है, वो प्रोजेक्ट हमें इसमें पूरे करने हैं। लेकिन हमारी जो जर्नी है, हमारा जो सफर था, वो बाकी की कंपनी जैसा नहीं रहा। इनफैक्ट हम जैसा काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित ऐसा काम नहीं कर रहे। कोई भी कंपनी कैसा काम करती है? कोई भी कंपनी हो दुनिया की बिजनेस में, वो पहले तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, एक सिंगल प्रोजेक्ट, पहले सिंगल प्रोजेक्ट लगाती है, उसमें पूरी तरह से बिजनेस साइकिल एस्टेब्लिश करती है,
उसमें एसओपीज, उसमें टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, इस सब चीजों को बेहतर, बेस्ट बनाती है और बाद में उन चीजों का, उस मॉडल का, उस डेमो का फिर रेप्लिकेशन करती है, अलग अलग अपना बिजनेस फैलाती है। लेकिन हमारी जर्नी ऐसी नहीं है। हम इतने सारे तहसील में काम शुरुआत कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, तो आज हमें अवेलेबल जो कुछ प्लांट एंड मशीनरीज है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं क्योंकि हर तहसील में हमारा उद्देश्य क्या है, बाकी के उन कंपनी का उद्देश्य क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है, आपको एक मैकडोनल्ड सही तरह से करना है, एक या मर्सिडीज गाड़ी बनाए, जो कुछ है वो एक प्रोडक्ट करना है और बस उसको ही रेप्लिकेट करना है। हमारा संकल्प क्या है कि हमें हर तहसील में आर्थिक और सामाजिक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, विकास करना है, हर तहसील का करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है कि हर ग्राम पंचायत में हमें एक एमसीएनजी और एक एमकोल या एम कुकिंग सिस्टम, ये प्रोजेक्ट लगाना है। वहां तहसील में हमारे किसान जो भी काम कर रहे हैं, जो भी माल तैयार कर रहे हैं, जो भी उनकी फसल है, उस फसल के ऊपर आधारित हमें एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने हैं। वहां के महिलाओं को, युवाओं को 100% रोजगार मिले, इसलिए कई सारे सस्टेनेबल चीजें तैयार करनी है, जो चीजें वहां के तहसील के जो भी आज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उसको रिप्लेस करें। तो ये जो पूरा बदलाव हमें करना है ना, उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम एक प्रोजेक्ट के साथ। ये एक प्रोजेक्ट एक शुरुआत है जिसके साथ हमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसलिए वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया हम आज जो भी परिस्थिति में उससे शुरुआत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बाकी की कंपनियां सभी रिसोर्सेज का पहला इंतजाम करती है, सब डिसाइड करते हैं, सब इंतजाम होने के बाद बाकी के प्रोजेक्ट चलाते हैं। आप इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिसोर्सेस, आप पहले रिसोर्सेस का इंतजाम करो ना। कई सारे मेरे दोस्त, कई सारे जो हमारे एमसीएल के लोग मुझे बोलते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स अपने करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग थोड़े से प्रोजेक्ट करते हैं, पहले उसके लिए रिसोर्सेस तैयार करते हैं और बाद में धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। लेकिन बाकी की कंपनियां जिस तरह से रिसोर्सेस तैयार करती है वैसे मैं नहीं कर सकता। बाकी की कंपनियां जिस तरह से आज की तारीख में, देखिए आज की तारीख में अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो दूसरे प्रोजेक्ट करने के लिए एक तरीका है। अगर आपने एक पायोनियर प्रोजेक्ट तैयार किया है, एक बिजनेस मॉडल तैयार किया है, उसके लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ये सब अवेलेबल है। ये सब पार्टनर आज की तारीख में मिल सकते हैं, पैसे देने के लिए मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी देने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। एमसीएल में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है जैसे बाकी की कंपनियां कर सकती है। तो फिर क्यों करते हैं, फिर क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट करते हैं, क्यों ऐसा तरीका है तुम्हारा कि आप रिसोर्सेस पहले तैयार नहीं करते और बाकी बाद में जाते हैं। पहले रिसोर्सेस तैयार कीजिए और बाकी की कंपनी जैसे काम करे वैसे करिए ना। वैसे नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, तो वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आज के तारीख में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र में हो, चाहे कोई वस्तु का निर्माण करती हो, एक बार आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया ना, एक डेमो प्रोजेक्ट किया ना, तो उसके बाद पैसा लाने का, फंडिंग लाने का या टेक्नोलॉजी लाने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग आपसे इक्विटी लेंगे, आपसे शेयर्स लेंगे और आपको पैसा देंगे। ये लोग आपसे शेयर्स लेंगे और आपको टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीजें देंगे। और ये जो लोग हैं वो लोग कौन है, ये लोग वहां चीन में बैठे हुए हैं, ये लोग वहां अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे। ये लोग तुमको पैसे देंगे आज की तारीख में। बैंक नहीं देगी। बैंक कैसे, कब देगी पैसे, बैंक तब देगी जब आप एक प्रोजेक्ट चलाते हो, 3 साल उसको बराबर से चलाते हो। 3 साल जब आप अपने बैलेंस शीट में दिखाते हो कि मैंने कितना माल तैयार किया, कितना माल बेचा, मेरा क्या प्रॉफिट है, उसके आधार पर बैंक देगी कोई पैसे। आज के तारीख में अगर कोई कंपनी पैसा लेती है तो यही माध्यम है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, आज जितनी भी कंपनियां ऐसी इस तरीके से पैसा ले रही है, ग्रो हो रही है, 100% आज वो गुलामी में है। 100% अपने कंपनी को बेच के वो आज 100% गुलामी में है। पूरा कंट्रोल आज उन लोगों के पास है, वो जो चीन में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं। और इनफैक्ट वो लोग तो ये कहते हैं ना कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वो भी आप भारत में मत रखो, वो सिंगापुर में रखो, हांगकांग में रखो, न्यूयॉर्क में रखो, लंदन में रखो, ताकि फिर वो कंपनी भी बन जाती है उस देश की।
यानी आप यहाँ बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में करके अपना बिजनेस करो, जिंदगी भर वो गुलामी करती रहो। पूरा बिजनेस वही, प्रमोटर वही रहेंगे, बाकी सब लोग वही रहेंगे, काम आप हम लोग ही करेंगे, धंधा हम करेंगे, माल बेचेंगे हम, और पूरा इक्विटी सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेंगे। और एंड ऑफ द डे साल के बाद जो टैक्स भरना है वो कौन सा टैक्स भरेंगे? वो सिंगापुर में जो नियम है उसके आधार पर टैक्स भरेंगे। कैसे कर सकते हैं? आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा किसान, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है ये खेती, क्योंकि यही वो खेती है कि जिससे सस्टेनेबल चीजें मिलेगी, सस्टेनेबल ईंधन मिलेगा, सस्टेनेबल खाना मिलेगा, और सस्टेनेबल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें मिलेगी। हमारे किसानों की आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त ऐसी कंडीशन हो सकती है, होने वाली है। तो किसी भी कंडीशन में हम ये जो हमारे किसानों का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, उनके हाथ में नहीं दे सकते। हम आज हमें आसानी चाहिए, आज हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए, इसलिए हम इतनी बड़ी कीमत, इतना बड़ा मूल्य नहीं चुका सकते। हम फिर से गुलामी में नहीं जा सकते, और यही हमारा संकल्प है। क्योंकि आप ये कोई भी कंपनी आप पढ़ के दीजिए, ये जितनी भी स्टार्टअप्स है, जितनी भी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स हो रही है, 8,000, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, बन रही है आपके आंखों के सामने। पढ़िए ना जरा, पढ़िए कैसा काम करती है वो, कैसा एक पहला प्रोजेक्ट लगाती है, बाद में जाती है, आगे बढ़ती है, कौन उनको पैसा देता है, और आज की तारीख में उनकी क्या क्या परिस्थिति है, कौन इक्विटी होल्डर है, क्या होता है, पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ये सभी कंपनियां क्या करती है? ये सभी कंपनियां एक प्रोजेक्ट लगाती है, एक प्रोजेक्ट लगाने के बाद फिर पूरा फोकस उनका होता है फंडिंग के ऊपर, फंडिंग लाते हैं इस रूट से, और जो प्रोजेक्ट लगाने हैं वो करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट लगाते हैं एक बार वो प्रोजेक्ट लगाने के बाद, और इस पूरे जो जो पूरी प्रोसेस चलती है वो तब तक चलती है कि पूरी इक्विटी ओनरशिप उनके फॉरेनर के हाथों में तब तक चली नहीं जाती, तब तक ये सब चलता रहता है। और जो ओनर होता है ना, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में अगर वो कंपनी भी किसी के हाथ में चली गई तो भी उनके लिए तो हजारों करोड़ रुपए बनते हैं। तो अगर मेरे लिए 1,000 करोड़ रुपए बन रहे तो मैं क्यों इतनी चिंता करूं? हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है ना, हमेशा एक चीज मेरे दिमाग में आती है, ये इतने हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके अगर हम 10 गुना, 20 गुना, 50 अगर किसी को बना के दे रहे हैं, 50 गुना पैसा, इतनी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने लोगों के लिए करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। अभी अमेरिकन जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, अमेरिका में अगर अमेजॉन बड़ी होती है, फेसबुक बड़ा होता है, एप्पल बड़ी होती है, तो अमेरिका में क्या होता है कि वहां निवेश करने वाले अमेरिकन ही होते हैं। चाइना में मैक्सिमम जो स्टार्टअप बनते हैं उसमें पैसा डालने वाले चाइनीज ही है आज। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वो जो पैसा डालते हैं, सब लेते हैं, उसका फायदा बाहर के लोग ले रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कैसे अपने लोगों का फायदा करा के दें। अपने लोग चाहे वो बहुत अमीर नहीं है, तो कैसे उनको हर लेवल पे, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो। अभी प्रोजेक्ट्स कौन सी कंपनी एमआईडीसी छोड़ के ऐसी जगह पे जाएगी जहां कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं, कितनी दिक्कतें आती है। लेकिन हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में ये काम करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ला पाएंगे आने वाले दिनों में। जब भी कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, जो भी कोई बिजनेस करना है हमें, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आगे बढ़ना है, तो हमेशा पहले दिमाग में आता है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, कि जो मैं कर रहा हूं, जो हम लोग कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट, उससे पर्यावरण का कितना ज्यादा फायदा होगा। बाद में हम लोग सोचते हैं कि लोगों का कितना ज्यादा फायदा होगा, कैसे लोगों के लिए हम कर सकते हैं, और बाद में प्रॉफिट, ऑफकोर्स प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद ये सस्टेनेबल होगा। बिजनेस की जो व्याख्या है उसमें तो कंपलसरी है, आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते, कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो चलो उसके ऊपर काम करो, बाद में बाकी की सब चीजें देखते हैं। हमारे जगह पे अगर कोई दूसरी कंपनी होती जो एमकोल के साथ अगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी होती, किसी एक कॉर्पोरेट के साथ बैठती, और बस एमकोल, फिर आगे के 500 एमकोल, 1000 एमकोल, बस उसके बारे में सोचते। ये एमसीएस, ये बाकी की सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई नहीं करता। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पिछले 22-23 साल से हम जिस चीज में काम कर रहे हैं, पहले 10 साल तो हमने काम किया है सिर्फ और सिर्फ एनजीओ जैसा। पहले 10 साल जब सिर्फ हमने सोचा है एनवायरनमेंट के लिए, पहले डे वन से हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे, हर जगह जाते थे, सेमिनार्स देते थे, लोगों को बताते थे कि बायोफ्यूल कितना अच्छा है, एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
और फिर हमें पता चला कि एक ही तरीका है जो बदल सकता है, वो है बिजनेस। और फिर ये सब चीजें शुरुआत की। तो इसलिए आज भी जब बिजनेस करने जाते हैं ना, तो बिजनेस करने के बाद पहले चीज आती है कि एनवायरमेंटल आरओआई। जब हम लोग काम कर रहे हैं उसके साथ पर्यावरण का कितना ख्याल हम लोग रख सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक आरओआई के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि मैं इतना पैसा डालूंगा और कितना पैसा लूंगा। लेकिन हम सभी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सब मिलके, वो ऐसे प्रोजेक्ट है ना कि उस प्रोजेक्ट के साथ सबसे पहले मैक्सिमम रिटर्न किस पे आएगा, तो पर्यावरण। पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा, बाद में लोगों के साथ बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित इसके साथ करेंगे हम लोग, और बाद में फाइनली होगा प्रॉफिट। दोस्तों, एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है ना, आज आप किसी भी दूसरी कंपनी के साथ उसको कंपेयर कीजिए। कोई भी दुनिया की कंपनी लीजिए, कोई भी किधर भी काम कर रही है, किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि मेरे तहसील में किसान ये काम कर रहा है, ये उगा रहा है ना, तो उसके ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, चलो वो डालते हैं ताकि किसानों को फायदा होगा, हमारे लोगों का फायदा होगा। कोई नहीं करता। लोग देखते कि कौन सी चीज बेचने के बाद ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो पैसा कमाते हैं। और सब कुछ प्रॉफिट विपिट सब कुछ होने के बाद फिर 1% 2% जो प्रॉफिट अपना वो लोगों के लिए खर्च करते हैं। वो भी कैसे, तो स्कूल निकालेंगे, कोई हॉस्पिटल निकालेंगे, ऐसा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से एमसीएल काम कर रही है, जिस दिशा में काम कर रही है, जिस उद्देश्य के साथ काम कर रही है, जिस मिशन के लिए काम कर रही है, वहां सेम वैसे काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेम वैसा सोचने वाली, सेम लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, भविष्य के लिए काम करने वाली, और वो संस्था है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में वो संस्था है कि जो वैसे ही काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी में, जैसे हम काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की भी जो आप निर्मित है और उसका भी इतिहास अगर आप देखोगे तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब इसका जन्म हुआ, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का की शुरुआत हुई। वो किस लिए थी, सिर्फ कि बाबा युद्ध ना हो आगे जाकर, पूरी दुनिया में शांतता प्रस्थापित हो। लेकिन हर स्लोली उन्होंने हर विषय में जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे थे, दो देशों के बीच में थे, उसमें काम करना चालू किया। लोगों के हर विषय में उन्होंने लोगों के यानी नेशंस की, राष्ट्रों की मदद की। और ये उनका जो बढ़ता हुआ रोल, प्रभावी रोल, ये देखने के बाद 2000 में सभी देश के सभी लोग इकट्ठा आ गए, सब नेता, सब राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा आ गए, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि 2000 के बाद ये वो संगठन होगी जो संगठन पूरे दुनिया को सही दिशा में लेके जाएगा, जो संगठन पूरी दुनिया के लिए प्लानिंग सब कुछ का निर्माण करेगा। और फिर यूनाइटेड नेशन को बहुत स्ट्रांग किया गया। सभी देश आज की तारीख में अपना जो जीडीपी होता है उसका एक भाग यूनाइटेड नेशन को देते हैं, और जो डेवलप्ड नेशन है वो ज्यादा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर 2000 के से लेके 2015 तक उन्होंने एक ऐसे मिशन के ऊपर काम किया कि ये जो अमीर देश है, अमीर देश बहुत अमीर थे, गरीब बहुत ही गरीब थे, तो दोनों के बीच में ये दूरियां कम हो, खत्म हो और इक्वेलिटी आए, इसलिए उन्होंने काम किया। इस 8 लक्ष्य के ऊपर काम किया जो बहुत बेसिक थे, गरीबी निर्मूलन, पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब चीजों के ऊपर। और आज जिस विषय पे वो काम कर रहे हैं, आज अगर आप देखोगे कि 2015 से लेके 2030 तक इस कालखंड के लिए उन्होंने एक प्लानिंग की है। ये प्लानिंग किसके ऊपर है, किसके लिए है, एक सिंगल चीज के लिए, वो है सस्टेनेबिलिटी। उनको एक ही उनका मकसद है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया सस्टेनेबिलिटी के राह पर चले। बस सेम जो काम हम पिछले 23 साल से कर रहे हैं, वो अभी 2015 के से लेके 2030 तक यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से उसके ऊपर काम कर रहा है। और इसके लिए वो काम करने के लिए उन्होंने 17 ये चीजें जो लक्ष्य है वो सामने रखी है। और दोस्तों, हम भी हमारे तहसील में जो 5E का जो हमारा मिशन है ना, वो 5E मिशन के साथ ये सभी 17 लक्ष्य पूरे होने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशन के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे ये लोग देते ही हैं। ऊपर से बैंक वगैरह बाकी सब चीजें, जो कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जो इनके साथ लगे हुए हैं, और हर एक चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और एमसीएल बिजनेस करती है इन सब चीजों के लिए, हर एक देश के लिए। फिर ये सस्टेनेबिलिटी गोल, इसकी एक ईयरली प्लानिंग होती है। इनफैक्ट इनको हर साल का एक ब्यौरा देना पड़ता है कि इस साल में हमने क्या किया, और इसे कहते हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। हर देश, यानी यूनाइटेड नेशन के सभी देश उसके सदस्य है, तो हर देश देता है। इनफैक्ट आने वाले साल में भी हम क्या प्लानिंग करेंगे,
कैसे प्लान, ये प्लानिंग भी उनको देती है और उसके हिसाब से उनको पैसे भी यूनाइटेड नेशन या जो भी सपोर्ट है वो देती है। हमारे देश में ये काम जो है, जो नोडल एजेंसी है जो एक काम करती है यूनाइटेड नेशन का, वो है नीति आयोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी ये सब, इन सब चीजों के बाद, इस मिशन के बाद एमसीएल का संकल्प 2024 के लिए क्या है। तो नंबर 1 हमारा संकल्प है सिंपल, कि हम ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है, सभी एमसीएनजी, एम कोल, एम कुकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट, ये सभी इसके आगे इस साल में फास्ट, एफिशिएंट और स्मूथ करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। और हम ये समझते हैं कि आज की तारीख में कुछ इश्यूज है, आज की तारीख में जितने बेहतर, जितने स्मूथ वो प्रोजेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो इस साल में संकल्प क्या है कि ये जो इश्यूज उसको क्लियर करना और इस प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी, फास्ट, और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर हम लोग ये कर सकते हैं, उसको करना। तो पहले समझते हैं कि हमारे इश्यूज क्या है। आज ये प्रोजेक्ट हमको अगर बेहतर करने, फास्ट करने, एफिशिएंट करने, तो इश्यूज क्या है। तो सबसे पहला इशू जो हमें सबको मिलकर एमसीएल सॉल्व करने वाली है परमानेंटली, तो वो इशू है फंडिंग। इस साल का सबसे पहला संकल्प जो हमारा है वो ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग, परमानेंट फंडिंग की अरेंजमेंट। यानी अभी अभी क्या जरूरत है, आने वाले दिनों में क्या जरूरत होने वाली है, ABCD, ऐसा नहीं, पूरा जो हमारा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, हमें अगर 2,60,000 ग्राम पंचायत में इतने प्रोजेक्ट लगाने ने, उन सभी चीजों के लिए फंडिंग, इसका परमानेंट सॉल्यूशन एमसीएल आने वाले दिनों में आपके सामने रखेगी, प्रॉपर रखेगी, और इस तरीके से रखेगी कि इस तरीके से आप पूरे दुनिया को पता चलेगा। यानी जो लोग आज की तारीख में एमसीएल को नहीं जानते हैं ना, बाहर है, उनको भी पता चलेगा कि एमसीएल ने क्या किया। और इसका कारण यह है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में करने के, ये जो सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, सेक्टर कोई दूसरे जैसा सेक्टर ही नहीं है। दूसरे, अभी हम वो वेंचर कैपिटलिस्ट की जो स्टेज थी कि अभी अगर पैसे चाहिए तो हमें बेचना पड़ेगा अपने कंपनी को वगैरह, उस स्टेज से भी बहुत आगे निकल आए। हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सेक्टर बहुत ही अलग है, और इसलिए मैं कहता हूं कि परमानेंट हम सॉल्यूशन अभी आपके सामने रखेंगे। पहली चीज इस साल में जो कुछ करनी है वो ये है, और उसका कारण है कि आज हमारी पोजीशन ऐसी है, हम जो प्रॉब्लम आज सॉल्व कर रहे हैं दुनिया का, और सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं, लोगों का भी, वो सस्टेनेबल गोल की भी मैं बात कर रहा हूं, जो यूनाइटेड नेशन के 17 और जिसके लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, सब कुछ अवेलेबल है। आज उस जगह में फंडिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, कैसे करना, क्या करना, वो सॉल्यूशन नहीं है, और उस पोजीशन में हम हैं। इसीलिए आज जो भी काम करना चाहते हैं ना हम लोग, आने वाले दिनों में सब चीज के लिए आज फंडिंग अवेलेबल है, और अलग अलग लेवल पे है। अनलिमिटेड बोलता हूं मैं, कंटिन्यूस बोलता हूं, क्योंकि सिर्फ चलो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आज अगर दुनिया को 100 मिलियन बैरल पर डे इतना क्रूड ऑयल लगता है हर दिन, अब ये थोड़ा कम होके 95 to 100 इतना है, तो आज पूरी दुनिया को, इतने लोगों को कितनी ऊर्जा और ईंधन लगता है ये सबको पता है। और वो ऊर्जा और ईंधन आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल ईंधन के लिए जाने के लिए कितना पैसा लगेगा ये भी दुनिया को पता है, यूनाइटेड नेशन को पता है, सबको पता है। दूसरी बात, अब ये हवा में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए, क्योंकि 80% कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी तैयार कर रहा है आज भी, तो उसको कम करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो भी उनको पता है। तो आज अगर हम लोग मिलके हर ग्राम पंचायत में, 2,60,000 ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में एक एमसीएमजी प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक एमकोल प्रोजेक्ट तैयार करना, और वो करने के बाद हम सिर्फ दुनिया के लिए 20-25% या मैक्सिमम 30% तक ही ईंधन तैयार करेंगे, तो वो दुनिया उसके लिए रेडी है। अगर हर तालुका को ऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके जाना है, और पूरी दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना है, तो उसके लिए भी फंडिंग रेडी है। आज अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हेड पे ये फंडिंग है। और इसीलिए इस साल का सबसे पहला संकल्प क्या है, तो संकल्प यह है कि ये फंडिंग आपके सामने रखना, ये फंडिंग आपके, ये पूरी चीज आपके सामने रखना, करके दिखाना, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी फंडिंग के लिए ये प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो रुकना नहीं चाहिए। दूसरा जो संकल्प है हमारा वो है कि ये प्रोजेक्ट्स करना ओनली बाय एक्सपर्ट्स। देखिए, मैंने अभी 23 सालों में बहुत सारे लोगों से मिला हूं, आज भी मिलता हूं। 15 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में कि हर चीज के लिए उनके पास सॉफ्टवेयर है।
आप कहीं भी हो दुनिया में, आप देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है। इतने आज प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट्स, उनके आप फीस देते हो, वो पूरा कुछ सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स हैं और करेंगे भी। यानी आज इसके आगे हम लोग उनको पैसे देंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी सोच कुछ अलग है। डे वन से हमारा काम करने का तरीका या हमारी जो थिंकिंग है, सोच अलग है। वो क्या है दोस्तों? एक तो है एक्सपर्ट्स, जो अपने विषय में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। अगर मैं आर्किटेक्ट हूं तो मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे पूरा पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर में क्या कैसे, बिल्कुल नहीं। जो इंजीनियर है उनको अपने विषय के बारे में पता है, बाकी के विषय के में पता नहीं, और बराबर है, वो सही है। लेकिन जो कम्युनिटी हमें निर्माण करनी है ना, वो कम्युनिटी कौन सी है? तो वो कम्युनिटी है ये उद्योजक की, एक वो कम्युनिटी है ये एंटरप्रेन्योर्स की। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग तैयार हो ना, जो अपने आजू बाजू में जो प्रॉब्लम है उसको समझे और उस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे, और उस अपॉर्चुनिटी के मिलते सब लोगों के लिए पैसा कमाए, अपने जगह में, अपने रीजन में पैसा लेके, समृद्धि लेके आए। ऐसे कम्युनिटी को निर्माण करना, ऐसे लोगों को निर्माण करना, ऐसा हमारा पहले दिन से हमारी सोच है। अगर आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल, जब जाइए काम करिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, देखिए कैसे होता है। माल बेचने का कुछ है ना, तो जाइए, देखिए आप कहाँ माल बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये हो सकता है कि इनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो, ये बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या चौथी पास भी हो सकते हैं, ये इंजीनियर भी हो सकते हैं या 10वीं पास फेल भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोगों को ये पता होता है कि कैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं, कैसे इससे मैं समृद्धि, कैसे इससे कुछ अपॉर्चुनिटी तैयार करूं और पैसे कमाऊं। हम लोग यही करना चाहते थे। और दोस्तों आपके सामने है ही ना, आपके सामने क्या एग्जाम्पल है ये। अभी पहले एकदम सबसे क्रूड मैं बोल सकता हूं ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के साथ, और वो भी एमकोल के साथ, 8 महीने में, 7.5 महीने में बोल सकता हूं मैं, कोई 50 लाख का बिजनेस आपके सामने ही कर रहा है ना। और ये आप सभी लोग आने वाले दिनों में जब जब ये कुकिंग सिस्टम आएगी, सब लोग 3 करोड़ का माल बेचेंगे। और ये सब कुछ जो आज हमारे सामने एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आप सब लोग क्रिएट करने वाले, सभी लोग। हो सकता है कि आज थोड़े से आप डिफिकल्टीज में हो, सब कुछ आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, लेकिन आने वाले दिनों में आप सब लोग ये कर सकते हैं, ये मुझे पता है। और यही हमारी थिंकिंग थी। लेकिन ऑफ कोर्स आज जो करंट सिचुएशन है, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है इस साल का, तो उसमें हमने ये तय किया है कि हम एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट के साथ ही करेंगे, और उसके साथ साथ इस इनोवेशन को भी बढ़ावा देंगे। दूसरे, और इसी एक्सपर्ट के साथ सभी जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट है वो पूरे करेंगे, सभी जो एमसीएस प्रोजेक्ट, कुकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट है, वो उनको पूरे करेंगे। लेकिन और एक महत्वपूर्ण चीज करेंगे, वो है एम कैफे। दोस्तों अभी ये एम कैफे यानी ऑर्गेनिक, यानी जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है वही हम लेते हैं, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, और खाना बनाते, रेस्टोरेंट में चीजें बनाते। 2 महीने भी नहीं हुए आज इस रेस्टोरेंट को खोले हुए, एक हमने ऐसी शुरुआत की है एमसीएल ने, लेकिन इतना जबरदस्त उसको रिस्पॉन्स है, लोग इतना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि केमिकल से कितनी बीमारी आज फैल रही है, कैसे कैंसर हो रहे हैं। और ऐसी जगह पे जब आप इस जगह का ऐसा कुछ कर रहे हैं, और वो भी किफायती दामों में है सब कुछ, तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसे। और इसलिए इस साल हमारा संकल्प है कि आपके हर तहसील में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, शहरों में कैफे या रेस्टोरेंट की शुरुआत करें, और आप खुद देखोगे कि कितना बढ़िया रिस्पांस इस चीज को आता है। इसलिए हमारा संकल्प है इस साल कि इस साल फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन हमको एम कैफे को बनाना है। और इसी के साथ हमें एमसीएल सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट कई सारे इस साल इंट्रोड्यूस करने हैं, जिसकी वजह से हमारे महिला बचत गट और युवाओं को एक अच्छा रोजगार उसकी निर्मित होगी। दूसरा एक संकल्प है, वो है टेक्नोलॉजी। अभी प्रोजेक्ट फास्ट करना है तो क्या करने वाले हम, 2 चीजें, एक तो फंडिंग और दूसरा एक्सपर्ट्स काम करेंगे, ये हुई एक चीज। लेकिन दूसरी चीज हम क्या करने वाले, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले। देखो टेक्नोलॉजी जो है ना दोस्तों, कि वो हमेशा शुरुआत ऐसी ही होती है, और धीरे 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 करके वो बेहतर 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 होती जाती। कोई भी चीज लीजिए ना, आप मोबाइल लीजिए, आप कार लीजिए, कोई भी चीज एक 10 15 20 साल कैसे थी और अभी कैसी है, तो वैसे काम करेंगे हम अपने सभी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। आने वाले दिनों में जो भी कुकिंग सिस्टम के पैलेट के मशीन रहेंगे, एमकोल के मशीन रहेंगे, वो ऑलवेज हमेशा बेहतर बेहतर नेक्स्ट वर्जन रहेंगे। इसके साथ जो अभी भी सेट ए के जो प्रोजेक्ट्स है, सेट बी के जो प्रोजेक्ट्स है, उसको भी हम बेहतर करेंगे, यानी उसको भी रिप्लेस करेंगे।
आज जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस वर्जन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्जन हम लेके आएंगे। और आज कैसे कर रहे हैं कि आज हम कई सारे वेंडर्स, कई सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहां से आउटसोर्स करके आपको चीजें दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम खुद का, यानी इस साल हमारा संकल्प है कि सभी चीजें हमारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से निकले और आपके पास आए। और ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नहीं, मैं प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट आने वाले दिनों में हमारे ऐसे होंगे कि जो आज जो चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आदत है लोगों को, वो बदले हम। अभी देखिए, ये सभी जो एम स्टोव है ना, ये एम स्टोव ऐसा समझिए कि फर्स्ट जनरेशन के, ये बायोमास स्टोव जैसे काम करते हैं। यानी आप इसमें लकड़ी डालो, गोबर डालो सूखा हुआ, या आप एम पिलेट डालो, वो जलते हैं। इस तरह से है वो बायोमास स्टोव, जिसको एम स्टोव बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल जो होता है वो डायरेक्ट बर्निंग होती है, जो भी एम स्टोव वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे चीज में आज भी हमारे जो एम स्टोव है ना, उसमें डायरेक्ट बर्निंग नहीं होती। यानी आप जो फ्यूल डालते हो, ये डायरेक्ट बर्निंग की बात है कि अगर आपने उस स्टोव में लकड़ी डाली तो लकड़ी डायरेक्ट जलती है, गोबर डाला तो गोबर डायरेक्ट जलता है, पिलेट डायरेक्ट जलेगा, ऐसा। लेकिन गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि उस चीज से पहले गैस तैयार होता है, गैस, और वो जलता है। और आज की तारीख में हमारे सभी स्टोव में ऐसा ही हो रहा है। अब ये जो आप बर्नर्स देख रहे हो ना, और उसमें वो जो चीज जैसे जल रही है, ये गैस जल रहा है। लकड़ी डायरेक्ट या पिलेट डायरेक्ट ऐसा नहीं जलेगा। पिलेट अगर आप डायरेक्ट जलोगे तो ऐसा नहीं जलेगा। ये क्या जल रहा है? ये गैस जल रहा है। तो आने वाले इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को ऐसे बेहतर करेंगे कि यहां सिर्फ गैस जलेगी। आज की तारीख में एलपीजी या नेचुरल गैस जब जलता है, जब जो शहरों में सबसे अच्छी जगह पे अगर कुकिंग सिस्टम होता है, वो कैसे होता है? तो ऐसा मॉडर्न स्टोव होता है, वहां चलता है सिर्फ गैस। सिलेंडर एक जगह पे होता है, एक जगह पे सिलेंडर होता है एलपीजी का, वहां से गैस निकलता है और गैस जलता है। नेचुरल गैस की अगर पाइपलाइन है तो वहां से गैस आता है और गैस जलता है। आने वाले दिनों में ऐसा ही हो। आने वाले दिनों में हमारे जो एम्पिलेट है ना, बाजू में होंगे, बाजू में होंगे, आप उसको वो डालेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, उसकी जो गैस होगी स्टार्ट, वो यहां जलेगी और देखिएगी ऐसे ही जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प है हमारा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि इस साल हमें हमारी एक शाखा बहुत ही स्ट्रांग करनी है, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर नंबर 1 का काम कर रही है बिजनेस में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च। हम कहते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जबरदस्त जबरदस्त, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है। वो इसलिए है कि एप्पल का बहुत ही स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जर्मन इंजीनियरिंग की जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी कंपनियां काम करती है ना जर्मनी में, उनका पूरा फोकस होता है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और ये लोग जब इसमें पैसा डालते हैं ना, तब उसमें रिटर्न नहीं दिखाई देता। इनिशियल पैसा डालना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हो और आगे चले जाते हो, तो फिर आगे मार्केट में आप सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और वैसे हमें करना है, हमें अपनी R&D इतनी स्ट्रांग करनी है कि इस सेक्टर में हमें सिर्फ पायोनियर नहीं होना कि बाबा पहला किसने एमको लगाया, एमसीएस लगाया तो एमसीएल नहीं, नंबर 1 हमेशा काम हमें इसका करना है। और इसलिए बहुत जरूरी है इस इनोवेशन, इस स्ट्रांग R&D टीम तैयार करना। और हम सबको अभिमान है कि हमारे जो प्रेरणा स्थान है वो अब्दुल कलाम सर है, उनकी टीम है, जिन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में भी काम किया। और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा बेस्ट साइंटिस्ट अगर कोई है तो भारतीय है। तो दोस्तों, मिलके हम अपने देश को टेक्नोलॉजी में एंड ऑफ कोर्स बिजनेस में नंबर 1 का काम करवाएंगे, अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनवाएंगे, और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। यही हमारा इस साल का संकल्प है। जय हिंद, जय हिंद। आने वाले पूरे साल में हमारे एमसीएल का संकल्प क्या होगा? हम प्रोजेक्ट फंडिंग से लेकर एक्सपर्ट इनोवेशंस तक क्या क्या करेंगे, इसका पूरा बोरा आज हमें श्याम सर ने दिया, और हमारे अंदर एक नई सादगी, नई ताजगी और नई ताकत, नया जोश भर दिया है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार। और एक शुक्रवार श्याम सर ट्रेनिंग वेबिनार, और अगर ध्यान से सुना होगा तो ये था हमारे सोच पे एक जोरदार प्रहार। एंटरप्रेन्योरशिप, श्याम सर ने कहा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, ये सब तो होता रहेगा, बट इसका कोर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक एक कलेक्टिव मास लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप बाय कॉमन इंडियन नहीं होगी, तब तक भारत को हम लोग इतनी बड़ी आर्थिक महासत्ता नहीं बन सकते। तो असामान्य इंसान का असामान्य काम करने का तरीके का नाम है एमसीएल।
और उसका एग्जाम्पल वो लहरी बाई थी, जिन्होंने उम्र के 15 साल से लेकर मिलेट्स के ऊपर, रागी के ऊपर काम करके आम भारतीयों को एक जिंदगी जीने का तरीका बताया। तो सोचिएगा एमसीएल क्या सोच रहा है, सोचिएगा एमसीएल क्या बोल रहा है। 22-23 साल की जर्नी जब आगे जाएगी तो ये बहुत और इफेक्टिव होगी, और ये हम सब साथ में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड अंडरस्टैंडिंग द संकल्प ऑफ एमसीएल, जो भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने का संकल्प, दृढ़ संकल्प होगा, और यही हमारा वचन है, यही हमारा मिशन है। So thank you very much for being here, all channel partners, stakeholders, BDAs, prime BDAs, senior consultants, MSS, and all the one who believes in MCL and believes in themselves. Thank you very much, Sham sir, and thank you very much, madam. So मैं आपको कहना चाहूंगा, जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL यही सही मायने में भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुक्रिया अदा करते हैं मिलेट वुमन ऑफ द ईयर का, जिसको किताब दिया गया है, उनकी स्टोरी जिन्होंने हमें बताई, उन प्राची मैडम का। और दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज हमें बताकर किस प्रकार से हमारे इस मिशन के साथ में जोड़ने का काम करती है प्राची मैडम। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। साथ ही साथ दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जिन्होंने 2 दशक से अधिक इस मिशन के लिए जो काम किया है, और आज जो 2024 का संकल्प जिन्होंने हमारे सामने रखा, ऐसे हमारे डॉक्टर श्याम सर। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी हमारे सारे सीनियर सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे MSS, हमारे सारे BDS, हमारे सारे MVP और सभी चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ हमारे सारे स्टेक होल्डर्स। यहाँ दोस्तों, आप सभी के इस विश्वास की वजह से ही आज MCL इस मुकाम तक पहुंचा है, और आने वाले दिनों में MCL की वजह से जो भारत आर्थिक महासत्ता बनेगा, उसके लिए कारण भी आप ही लोग होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और फिर एक बार यही कहना चाहूंगा कि आने वाले जी हाँ दोस्तों, जो साल शुरू हुआ है 2024, ये 2024 साल ये हमारा होगा, MCL परिवार का होगा, और आप सब लोगों के इस विश्वास और काम की वजह से हम वो जो संकल्प हमने किया है उसे हासिल कर पाएंगे, और जो भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने का सपना देखा है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। तो इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, ये कहना चाहूंगा, आप अपना और संपूर्ण